Jai Hind students, myself Satyaman Maran. I am going to present a class 12 physics lecture, the first chapter electrostatics. Electrostatics को हम लोग डील करेंगे. Electrostatics class 12. अभी तक हम लोग कूलाम्स लॉ तक अपने टॉपिक को कवर कर चुके हैं और उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कूलाम्स लॉ कंजर्वेटिव फोर्स होता है. ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया और देख लिया है. पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने कूलाम्स लॉ को डिस्कस किया हुआ है. अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने से पहले कूलाम्स लॉ का एक टॉपिक रह जाता है, उसको पहले देख लेते हैं. दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कूलाम्स लॉ. तो एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे होती है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कूलाम्स लॉ, इसको देख लेते हैं. एप्लीकेबिलिटी ऑफ कूलाम्स लॉ में दो चीजें हैं. सबसे पहला आपका होता है स्टेट ऑफ चार्ज, और सेकंड पॉइंट आपका होता है एक्सटेंडेड चार्ज. ओके, तो यहां पे स्टेट ऑफ चार्ज में रेस्ट और मोशन. तो इसको सबसे पहले देखते हैं अपना स्टेट ऑफ चार्ज. देखिए कूलाम्स लॉ जो होता है, जैसे आपके पास यहाँ पे आपका चार्ज Q1 है और यहाँ पे आपका चार्ज Q2 है. Q1 और Q2 चार्जेस हैं. जब दो के दोनों चार्जेस रेस्ट पर हैं, जिन दो चार्जेस की हम लोग बात कर रहे हैं, जब दो के दोनों चार्जेस आपके रेस्ट पर होंगे, ये वाला चार्ज भी रेस्ट पर होगा और ये वाला चार्ज भी रेस्ट पर होगा, तो ही हमारा कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल होगा. अदरवाइज अगर एक भी चार्ज मोशन में हुआ तो कूलाम्स लॉ वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा. इस केस में तो रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, तो यहाँ पे कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल है. लेकिन अगर एक भी चार्ज आपका, चाहे ये मोशन में हो, चाहे ये मोशन में हो, चाहे दोनों मोशन में हो, अगर कोई भी चार्ज अगर मोशन में है तो वहां पे कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. क्वेश्चन एराइज होता है कि क्यों कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको देख लेते हैं. देखिए अगर जैसे ही ये चार्ज आपका मोशन करता है तो मोशन ऑफ चार्ज बिकम्स ए करंट. अब ये वाला जो चार्ज है, जब ये आपका मोशन करने लगेगा, ये वाला चार्ज अगर जैसे मोशन करने लगा, Q1 है और ये Q2 है, और अब इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, अब ये मोशन में है, और जब ये मोशन में हो जाएगा तो ये वाला चार्ज क्या प्रोड्यूस कर देगा? करंट. यही वाला चार्ज आपका करंट बन जाएगा, और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और मैग्नेटिक फील्ड में आपका चार्ज ये रखा जाएगा. और ऐसा सपोज किया जाएगा जैसे ये वाला चार्ज इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और इसकी वजह से अब इस पर कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं. अब इस पे जो फोर्स वाला फार्मूला है, ये वाला फोर्स का फार्मूला लगेगा Q इंटू Q2 इंटू V क्रॉस ऑफ B. अब इस फार्मूले से हम लोग फोर्स निकालेंगे कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है. ओके, इसीलिए जब हमारा चार्ज रेस्ट पर है कूलाम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा, और जब हमारा चार्ज एक भी चार्ज मोशन में हो तो वहां कूलाम्स लॉ यूज नहीं होगा, बल्कि ये वाला यूज होगा. कहीं कहीं पे कुछ लोग बताते हैं कि जब हमारा चार्ज मोशन में है तो भी हम लोग कूलाम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. ये टोटली रॉन्ग डिस्कशन है, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से गलत है. ये चार्ज अगर मोशन में होगा तो आप इसको कूलाम्स लॉ पे अप्लाई हो ही नहीं सकता है. अब इसको आप देखिए कैसे नहीं हो सकता है, इसको भी समझ लीजिए. आपके फार्मूले में F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर है. ओके, R स्क्वायर है तो R आपका दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है ना, और जब आपकी डिस्टेंस ही यहाँ पे दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है R, Q1 और Q2, और जब ये हर बार हर सेकंड में ये बदलता रहेगा, क्या हर सेकंड आप फोर्स निकालते रहेंगे? बताइए. तो इसका मतलब पहले ये यहाँ पे था, उसके बाद अब ये यहाँ पहुंच गया, फिर ये यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ, अब हर बार अब आपका R ये देखिए चेंज हो गया, और ये वाला R अब अलग हो गया, ये वाला R अब चेंज हो गया. अब पता लगा चार्ज ये Q1 यहाँ पहुंच गया, तो अब R आपका इतना बड़ा हो गया. तो हर बार तो R चेंज हो रहा है ना, और जब R आपका चेंज हो रहा है तो R यहाँ चेंजिंग वैल्यू कैसे रखेंगे? बताइए. हर सेकंड फिर आपका कूलाम्स लॉ बदलता रहेगा, तो वो पूरा अलग ट्रीटमेंट हो जाता है. लेकिन बेसिक जो आपका है, इसको आप ऐसे ही समझिए कि जब आपका चार्ज मोशन में होता है तो R चेंज होता रहता है. आप ये भी बता सकते हैं कि R चेंज होने की वजह से जो है हम लोग कूलाम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं. दूसरा, जब आपका चार्ज मोशन में होता है तो वो करंट बन जाता है. करंट की मैग्नेटिक फील्ड ये वाला
चार्ज करंट की मैग्नेटिक फील्ड के अंडर हम लोग सपोज करते हैं, जिसकी वजह से अब ये वाला कूलम्ब्स फार्मूला नहीं लगेगा, बल्कि ये वाला फार्मूला लगेगा। और ये वाला फार्मूला का डिस्कशन हम लोग 4th चैप्टर या 5th चैप्टर में करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स में देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया, और इस सारी चीजों को हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि रेस्ट पर ही आपका कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आपका कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके मैंने दो रीजन आपको बताए हैं क्यों, एक तो ये वाला रीजन और दूसरा करंट वाला रीजन। ओके, ये प्रूफ है कि कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब कहीं पे भी क्वेश्चंस में आए तो दोनों रीजन आप बता दीजिएगा। अगला जो टॉपिक है ये वाला पॉइंट और एक्सटेंडेड चार्ज, ये वाला तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसको हम रब करते हैं। दो जगह आपका कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगा, एक आपका जब दोनों चार्ज आपके रेस्ट पर होंगे, और दूसरा जो हमारा पॉइंट है कूलम्ब्स लॉ मतलब मोशन के लिए कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा है हमारा पॉइंट और एक्सटेंडेड चार्ज। कूलम्ब्स लॉ हमारा केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, तभी आपका F कूलम्ब एप्लीकेबल होगा। ओके, पॉइंट चार्जेस का मतलब ये हुआ कि दो मतलब आपका जो चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल स्पेस में रखा हुआ है, जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो वहां पे अगर आपका चार्ज रखा हुआ है, मतलब एक पॉइंट लाइक पोजीशंस पे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस पे जब रखा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। और पॉइंट चार्ज जब इसको बोलेंगे तो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही हमारा कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। अगर आपके पास एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, जैसे ये ऐसे बॉडी हो गई, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे हो गया, अब ये प्लस 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 है, टोटल है इसमें भी चार्ज Q1 है और टोटल चार्ज इसमें भी आपका कितना है, इस तरीके से आपका Q2 है। तो अब यहाँ पे F कूलम्ब, अब टोटल इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से इसको नहीं बताएंगे। अब यहाँ F कूलम्ब आपका वर्क नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए है, और यहाँ पे हमारा बॉडी क्या है, एक्सटेंडेड चार्ज है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, स्प्रेड फॉर्म में चार्ज रखा हुआ है। इस वजह से यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, कूलम्ब्स लॉ आपका एक तो ये तो आपका पॉइंट चार्ज एक्चुअल में पॉइंट में रखा हुआ है, या दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन आप चार्ज को एक पॉइंट पे एज्यूम किया जा सकता है, वहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ। इसका एक्सेप्शनल केस है स्फीयर, तो अब ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक केस में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं एक्सटेंडेड चार्ज में, ओनली फॉर स्फीयर। स्फीयर में कैसे कर सकते हैं, आगे भी हम लोग इस बात को भी इस पे जो है फोकस करेंगे, हाईलाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले आप इसका डिस्कशन देखिए। अभी हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग कुछ दूर जाने के बाद फिर यही बात बताएंगे आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, अगर आपके पास स्फीयर है, इफ यू हैव स्फीयर, स्फीयर पे चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज है नहीं, चार्ज देखिए एक पॉइंट पे नहीं रखा गया है, पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसके बाद यहाँ पे भी आप देखिए एक पॉइंट पे तो रखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा कूलम्ब्स लॉ फोर्स होगा, यहाँ पे इस बॉडी पर टोटल जो फोर्स लगेगा कूलम्ब्स लॉ के थ्रू आप निकाल सकते हैं। इस केस में कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि स्फीयर पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उसको स्फीयर के सेंटर पर एज्यूम किया जा सकता है। ऐसा सपोज किया जा सकता है कि जैसे ये वाला चार्जेस एक पॉइंट चार्ज है जो कि सेंटर पर रखे गए हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक हम लोग जो है पूरा इस चार्ज का ऐसा सपोज किया जाए जैसे ये वाला चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पर, जबकि एक्चुअल में आपका चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे। तो एजम्पशन के थ्रू भी, एजम्पशन पे पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस वजह से हम लोग कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और जो डिस्टेंस लेंगे Q1 और Q2, तो F इक्वल टू जो आपका डिस्टेंस होगा Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये डिस्टेंस इनके सेंटर से हम लोग लेते हैं। इनके सेंटर से डिस्टेंस होगी पूरी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस नहीं होगी। ये वाला आपका नहीं लिया जाएगा, बल्कि ये वाला लिया जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इस वाले R वाले फार्मूले। और इसीलिए आपके NCERT में देख लीजिए, कहीं पे भी IITs में, नीट में, कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो वहां पे स्फीयर आपको दिया रहेगा और बोला जाएगा स्फीयर हैव रेडियस इतना, चार्ज इतना, व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस स्फीयर ड्यू टू दिस स्फीयर। और वहां पे हम लोग अपने सॉल्यूशंस के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो केवल स्फीयर के केस में ही आपका ये कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है फॉर द एक्सटेंडेड चार्ज, अदरवाइज आपका सारे कंडीशन में पॉइंट चार्जेस के लिए ही होगा।
और ओवरऑल हमारा जो डिस्कशन है कूलाम्स लॉ, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, कूलाम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। स्फीयर के केस में इसलिए हो जाता है क्योंकि स्फीयर का चार्ज ऐसा एज्यूम किया जा सकता है जैसे इसका चार्ज सेंटर पर पॉइंटेड है। ओके, इस वजह से यहाँ पे आपका लग जाता है। जितने भी क्वेश्चन है सब में कहीं पे भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि वी हैव ए क्यूब और आपके पास ये क्यूब है और उसके बाद जो है इस पे इतना चार्ज रखा हुआ है, दूसरा क्यूब आपके पास इतना है और इस पे इतना चार्ज रखा हुआ है, तो आप बताइए इस पर फोर्स, इसके कारण कितना फोर्स लगेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। और ऐसा भी कहीं नहीं दिया जाएगा कि वी हैव ए सिलेंडर और उसके बाद एक दूसरा सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है और इस पे पूरा प्लस चार्ज है, इस पे पूरा प्लस चार्ज है, आप बताइए इस पर कितना फोर्स लगेगा। ये वाला क्वेश्चन भी नहीं बनता है। क्वेश्चन केवल कौन सा बनता है, स्फीयर वाले को लेके, क्योंकि स्फीयर पे हम लोग पॉइंट चार्जेस को सपोज कर सकते हैं उसके सेंटर पर। दिस वाज द कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी ऑफ कूलम्स लॉ डिस्कशन। ओके।